सतीश झा साहब के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली सतीश झा साहब अकेले करते हैं। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि अभी हिंदुस्तान में कुछ सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है और किसी भी जर्नलिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट का शायद जब इलेक्शन होता है तो उसको सबसे बड़ा महाकुंभ, सबसे बड़ा पर्व होता है। तो 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज गया है और उसमें भी सबसे फोरफ्रंट पे वेस्ट बंगाल है। तो सतीश जी से मैंने आग्रह किया था कि अगर एक एक हम और आप इस पे थोड़ा एक चर्चा कर लें, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। मतलब इट इज अ लार्जर लोकतंत्र। और जो हम आज की तारीख में अमेरिका की तरफ बार-बार देखते हैं, बहुत प्रगतिशील देश, बहुत समृद्ध देश, तो एक चीज हरदम लगता है कि उनकी डेमोक्रेसी भी बहुत स्ट्रांग है। तो सतीश जी, शुरू इसी से करते हैं कि जो इलेक्शन हुआ उसमें थोड़ा-सा आरोप एक ये लगना शुरू हो गया है यहाँ पे कि 824 जगह पे इलेक्शन हो रहा है, 824 सीट पे 5 राज्यों में। मैं पुडुचेरी को फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस उसको मैं राज्य बोल दे रहा हूँ। तो 5 जगहों पे इलेक्शन हो रहा है, 824 जगह पे। उसमें से 404 दक्षिण के 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन सब का इलेक्शन एक दिन 6 अप्रैल को वोट पड़ रहा है, 404 जगह। जब एक और इसके अलावा 2 लोकसभा की सीट है, उसमें भी उसी दिन पड़ रहा है, एक केरल में और एक तमिलनाडु में। अब जब 404 राज्यों में आप एक साथ इलेक्शन करा रहे हैं, तो आपके पास पैरामिलिट्री फोर्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ईवीएम मशीन्स भी है, सब कुछ। लेकिन जब आप बंगाल में आते हैं, तो वहां पे 294 सीट है, 294 सीट्स पे आप इलेक्शन 8 फेज में करा रहे हैं। तो ये थोड़ा लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि ये आप निष्पक्षता पे लोग सवाल उठा रहे हैं। सतीश जी, इसको जरा समझना चाहेंगे। मतलब आप इतने दिन हिंदुस्तान रहे हैं, आपने इलेक्शंस देखे हैं, आप अमेरिका के इलेक्शंस देखते हैं, तो अमेरिका के रेफरेंस को लेते हुए जरा ये समझाइए। मेरा मानना है कि जब भी हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो उसका एक प्रोसेस मैनेजमेंट चुनाव ही करते हैं। इनफैक्ट डेमोक्रेसी में हम हमेशा चुनते हैं, चुनने के लिए वोट का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे संसद में हो, जहां हम मेजोरिटी से कोई भी मुद्दा पास करते हैं, या उसके पहले जिनको हम संसद भेजते हैं उन्हें कैसे चुनते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव किस तरह चुनते हैं, ये किसी भी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 चीजें हैं, हम कैसे चुनते हैं और सत्ता का ट्रांसफर कैसे होता है, 2 चीजें। अमेरिका में अगर आप देखें, एक बहुत बड़ी बात यहाँ ये है कि जब से संविधान बना, संविधान ने एक गाइडलाइन दी किस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस बनेगा। उसके बाद 100 साल तक बहस चलती रही और आखिर में आखिर उन्होंने कुछ चीजें तय की। आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्शन की तारीख 100 साल से वो तय है। इस तरह तय कर रखी है कि वो मंगलवार को हमेशा होता है। मंगलवार को क्यों? कि लोग सोमवार को बिजी रहते हैं। एक जमाने में जब घोड़े चलते थे तो लोगों को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता था, तो सोमवार चलेंगे, पहुंचेंगे, फिर मंगलवार को बैठ के बातें करेंगे, चुनाव करेंगे, कॉकस बनेगा, बहस होगी। इस तरह से मंगलवार का दिन तय हुआ। तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव है, जो बड़े इलेक्शंस हैं, वो हर नवंबर में, 1 नवंबर के बाद पहले मंगलवार को होते हैं। वो पहला मंगलवार पहली पड़ गया तो नहीं बनेगा, शायद दूसरी से 8 तक कोई भी दिन तय हो जाता है इलेक्शन का। ये दिन तय है, इसको बदला नहीं जाता, और एक ही दिन में सारे चुनाव होते हैं। उसकी वजह है कि अगर चुनाव कई दिनों में होंगे तो उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। हिंदुस्तान, भारत एक जमाने में समझा जाता था कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा चुनाव का जो जो पूरा प्रोसेस है, वो कैसे एक दिन पूरा हो जाता है। कहीं पता नहीं लोगों ने कहाँ गड़बड़ कर दी। वही कंप्यूटर आने के बाद, कंप्यूटर जब नहीं आए थे तब एक दिन हम सारे चुनाव कर लिया करते थे। कंप्यूटर आने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि इफिशिएंट होने की बजाय इनएफिशिएंट हो गए। उसके मुझे ये लगता है उसमें कई चीजें हुई हैं। अगर आप 1960 के दशक को देखें तो उसमें एक शब्द आया था, आया राम गया राम, क्योंकि वहां जो आने वाला भी था उसका नाम भी राम था, जाने वाले का नाम राम था। चुनाव कोई भी जीत गया है, उसको खरीद फरोख्त शुरू हो गई। तो कुछ चीजें हैं। पहली बात,
चुनाव आयोग को बनाया गया इस तरह से कि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसे प्रधानमंत्री निकाल नहीं सकता। उसकी पिटाई कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता, उसे निकाल नहीं सकता उस जगह से। उसको एक 5 साल का एक या 3 साल का जो भी उसका समय है, उसकी अवधि में वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। हम मानते हैं कि वहां ऐसे लोग अपॉइंट किए जाएंगे जिनमें इतनी क्षमता है, जिनमें इतना मादा है खड़ा होने का किसी भी ताकत के सामने। हमने कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की। हमने एक जमाने में वोटिंग के ऊपर कैसे उसको ऐसे क्या किया जाए कि हर जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी चुनाव लड़ने के प्रत्याशी हैं, सबके ऊपर उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो कैसे हम रखें। उस पर हमने एक बनाई थी 2001 या 2 में, एक शुरू किया था काम। उसमें हमारे साथ कुछ लोग थे जो बाद में आपका हिस्सा हो गए। लेकिन अब वो ये बहुत बड़े काम है, उनकी शुरुआत करना आसान है, उनको चलाना आसान नहीं होता। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी। तब भी बात यही थी, तब सभी सीईसी ने हमसे कहा कि सीईसी पहली जगह है जहां हमें लगता है हम इंसान बन गए हैं, हम किसी की सुननी नहीं पड़ती, हमें जो ठीक लगता है, जो संवैधानिक है, जो देश के लिए ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कमजोर आदमी को उठा दोगे, या जो जिसको बनाया इसलिए गया है कि उसने पहले आपके साथ कुछ अच्छा किया हो, उसको आपने कुछ लालच दिया हो, वहां मुश्किल होती है। जो आप देखा कि एक आध जो लोग खड़े होते हैं, उनके बारे में लोग कितने गर्व के साथ बात करते हैं कि ये आदमी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा था, वो अब खड़ा हो सका एक जगह पे। तो हमें इलेक्शन कमीशन ऐसा चाहिए जिसके ऊपर राजनीति और एग्जीक्यूटिव का कोई भी प्रभाव न पड़े। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन होता तो बंगाल में भी चुनाव एक दिन में होते, तमिलनाडु में एक दिन होते, हर जगह एक दिन में होते। देखिए, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग ये लोकतंत्र की पहली जरूरत है। दूसरी ये है कि अगर चुनाव हो भी गए, उस पर जो खरीद फरोख्त होती है, उस पर पूरी तरह उसको तो क्रिमिनल ऑफेंस बनना चाहिए, कोई भी खरीद फरोख्त किसी भी तरह की। और हम आपको ले जाएंगे 200 साल पहले, जॉर्ज वाशिंगटन के बाद एक बार जब चुनाव हुआ तो उसमें एक प्रत्याशी, यहाँ पे दो तरह की क्या कहते हैं, पहले तो आपको होता है पॉपुलर वोट मिलते हैं, पॉपुलर वोट इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अगर पॉपुलर वोट आपको नहीं मिले या मिल भी गए तो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं मानता है, तो आप मुश्किल होती है। उसके 3-4 स्टेप्स है बनने के, जो आपने देखा कि ट्रंप साहब ने कोशिश की इस बार हर लेवल पर बिगाड़ने की, कि अंत में जिस तरह से वो चाहते हैं उस रिजल्ट हो जाए। तो एंड्रू जैक्सन के जमाने में ऐसा हुआ। तो ये कहा गया कि जो एडम्स थे, उन्होंने कांग्रेस के जो स्पीकर थे उनके साथ कुछ ऐसा रिश्ता बनाया कि वो तीसरे नंबर के थे, उन्होंने सपोर्ट किया एडम को, वो बन गए। तो पूरे 4 साल उनको जीना पड़ा कि आपने खरा सौदा नहीं किया, आपने बेईमानी की, जरा सी बात के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पीकर को बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगर हम इस तरह के मानक रखेंगे तो शायद हमारा लोकतंत्र मजबूत बनेगा, अलग तरह का होगा। हमारे यहाँ मानक बदल गए हैं। हम सोचते हैं कि वो 5 सितारा होटलों में सैकड़ों एमएलए लेके चले जाते हैं, खरीद फरोख्त होती रहती है गाय बैल की तरह। अगर हमारे एमएलए गाय बैल बन गए और हमारे सांसद गाय बैल बन गए तो लोकतंत्र की हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं। तो जितनी बातें कही हैं आपने, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव एक दिन में होने चाहिए जैसे हुआ करते थे, और इससे जब भी अब अलग अलग होंगे हम, तब चुनाव और लोकतंत्र दोनों पर आंच आएगी और उससे हमारा देश भी कमजोर होगा। और नेतृत्व तो इसी में है कि हम देखें आगे कि हम आज कोई कदम उठा रहे हैं वो सिर्फ आज के फायदे के लिए नहीं है, इसका फायदा, इसका असर आज से 5, 10, 15, 20 साल बाद क्या होगा। ये जो हम रास्ता अपना रहे हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये हमेशा देखना पड़ेगा। तो हम अगर देखें हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ का लोकतंत्र सवाल खड़े करता है, बहस होती है। 2020 में भी बहस हुई है। भारत के तमाम टिप्पणीकारों ने कहना शुरू किया कि हम आएंगे आप मदद करने के लिए, आपको इलेक्शन करना नहीं आता। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे लोग बातचीत करके उसको तय करते हैं, कि सारी बहस होती है और अंत में 3, 4, 5 जो भी स्टेप्स हैं वो पूरे होते हैं, अंत में कोई रिजल्ट निकलता है। ये कोई नहीं कह सकता कि ट्रंप ने जो कोशिश की जनवरी 6 को
एक रिसरेक्शन की, एक इंसरेक्शन की कहिए, इंसरेक्शन, वो उसको सफल होने नहीं दिया गया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आई हैं, जो आयोग बैठेगा, कई चीजें बाद में सामने आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी, कुछ शायद स्टेट सीक्रेट बन जाए। लेकिन ये जो सिलसिला है ये कहने का कि हम अमेरिका को लोकतंत्र सिखाएंगे, ये कुछ बड़बोलापन था। उसी को लेकर के मुझे लगा कि कहना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए चुनाव की प्रक्रिया एक आधारशिला बनाती है। उसको अगर हम कमजोर करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ये चाहिए, हमें चाहिए कि फिर से कोशिश करें कि चुनाव एक दिन में हर जगह हो, जब भी हो। और दूसरी बात, चुनाव की तारीखें तय हो जाएं इस तरह से कि उनको कोई बदल नहीं सकता। वो कैसे वैसी तारीखें बनेंगी उस पर हम बात करनी पड़ेगी, वो अलग तरह की बहस की बात है। जी, मैं एक और चीज, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे जो बात हम कर रहे थे, तो जैसे डेमोक्रेसी का आपने समझाया कि चुनाव एक पहली सीढ़ी है एक तरह से, और स्ट्रॉन्गर द डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट, उतना ही ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। मैं पुडुचेरी की थोड़ी बात आपसे कर लूं। पुडुचेरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक सरकार आई, वहां 30 सीटें हैं, 15 सीटें कांग्रेस और 8 सीटें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, एआईडीएमके को 4 और डीएमके को 2। मतलब जो यूपीए थी उसकी मेजोरिटी थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व में वो सरकार चल रही थी। और वहां पे बीजेपी ने कोई सीट नहीं थी, बीजेपी के पास विधानसभा में कोई सीट नहीं थी। और वहां एक लोकसभा की सीट है जो कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। वहां पे अगर आपको याद हो, 2016 के इलेक्शन के बाद किरण बेदी जी को उस समय वहां बहुत फैन फेयर से लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां का बना के भेजा गया था। और ये हम सब जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर से भी ज्यादा मजबूत होता है वहां के डिसीजंस लेने के लिए। अब इलेक्शन से 5-7-10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, वहां की सरकार को गिराया जाता है, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, और एक आपके ही द्वारा अपॉइंटेड, जिनको ये माना जाता है कि पूरी तरह से बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी का चेहरा थी दिल्ली इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर के लिए, उनको भी आप हटा देते हैं। तो ये आपको कहीं नहीं लगता है कि जो भी आज हम लोग कहीं भी चल रहे हो, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक उस पे एक ट्रांसपेरेंसी पे कुछ सवाल उठाता है, क्योंकि आप प्रेसिडेंट रूल में क्यों इलेक्शन कराना चाह रहे हैं? देखिए, इस सरकार में ट्रांसपेरेंसी तो कहीं है ही नहीं है। जैसे एक बार जैसे कहा था, पहले 2.5 आदमियों की सरकार थी, अब 2 आदमी की सरकार बन गई है। वो आपकी इसलिए कि आधे आधे व्यक्ति दिवंगत हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखो कि पुडुचेरी, पांडिचेरी या पुडुचेरी की बात करेंगे अगर हम, तो अगर 5 साल तक कोई सरकार चल रही थी, 10 दिन पहले उसका एक ही आशय है कि हमारा किसी मूल्य से, किसी सिद्धांत से, किसी एक लॉ से, या किसी भी एक क्या कहते हैं परंपरा को स्टैब्लिश करने से कोई संबंध सरकार का नहीं है। अगर इसमें ये सचेत होती कि इससे इससे क्या असर पड़ेगा लोगों पर, लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि सबसे सबसे गैर लोकतांत्रिक नारा जो भाजपा ने दिया वो ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत। जब भी मैंने किसी आरएसएस के नेता से बात की, उन्होंने कहा नहीं, एक जीवंत विपक्ष बहुत आवश्यक है। जब तक विपक्ष जीवंत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नहीं चल सकता। मेरा अपना मानना है कि जो भी पार्टी सरकार में हो, भारत सरकार में हो, उसके पास जब तक 273 से कम सीटें होंगी लोकसभा में, और जब तक उसके पास 46% 50% नहीं होगा, तब तक उसे संभल के चलना पड़ेगा और उसे सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इंक्लूसिव बने। और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आ गई तो जो विपक्ष के लोग हैं उनका हम विरोध करेंगे। आपको सरकार बनाने का मौका दिया गया है, आपने इलेक्शन जीता है, ठीक है, उसका मतलब यह है कि अब आप पूरे देश के नेता हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पार्टी के नेता हैं। ये बात हम लोग कहते हैं, लेकिन असलियत में जब मानने की बात आती है तो हम उसको मानते नहीं है, जो काफी पार्टियां नहीं मानती है। ये मानना पड़ेगा, मनमोहन सिंह चूंकि चुने हुए नेता नहीं थे, वो अपॉइंटेड नेता थे, वो बेसिकली टेम्परामेंटली ब्यूरोक्रेट थे। टेम्परामेंटली वो प्रधानमंत्री सही मायने में थे। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि वो सलाह दे राजा को, फिर राजा फैसला करता है। लेकिन लोकतंत्र में जो हम प्रधानमंत्री कहते हैं उसमें राजा जनता होती है।
तो प्रधानमंत्री को मतलब वो अपनी सलाह संसद में रखे, जब संसद उसको माने तब वो बात बनती है, नहीं माने तो नहीं बनती, इसीलिए उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री अगर राजा की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे तो जाहिर है लोकतंत्र अपने आप खोखला हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री राजा की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसके पास कि हर बात में ऑफ विद योर हेड, तुम्हारा सिर कलम हो जाएगा। तो अगर अब तुम्हारा सिर कलम हो जाएगा कि आधार पे हम कोई भी फैसला करेंगे, तो हम कभी भी लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। तो आपने जो पांडिचेरी की बात कही वो तो सरासर एक, उसको हम बोलते हैं क्या, मैनिपुलेट होता है, जिससे हाथ से हम चीजें बदलते हैं। मनीपुलेट जहां से पैसे से बदलते हैं, मसल फुलेट जहां मसल से करते हैं, इसको हम मसल फुलेट बोलेंगे। तो अमित शाह जी ने पांडिचेरी के साथ मसल फुलेशन करके एक नया मेरा मानना है मानक नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें दोबारा एक ऐसी सरकार चाहिए जो कुछ चीजें बदल सके कायदे से। जैसे कि ये जो आयाराम गयाराम की बात जो 67 में कानून बना था, उस कानून को लोगों ने फिर से ढीला कर दिया। उसकी वजह है कि अगर कानून को चलाने वाले उनकी अपनी जो क्या कहते हैं उनके आदर्श अगर कमजोर होंगे तो कानून नहीं चल सकते। तो हमें ऐसे मानक बनाने पड़ेंगे जो जो आज के राजनीतिक के आदर्शों के सामने मजबूत रहें, वो उसको मैनिपुलेट न कर सके। इसी से एक प्रश्न और निकल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आज मैं एक चैनल पे था, एक मतलब मैं एज एनालिस्ट गया था उस चैनल पे, और बाकी पार्टीज के थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, और बाकी जगह पे भी अब एक नई चीज जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि 8 चरण में चुनाव हम इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि वहां बहुत गुंडागर्दी होती है। और वहां का जो लोकल लेवल पे जो ममता जी दीदी ने कर रखा है, ममता बनर्जी ने कर रखा है, वो उन्होंने इतना उसको विषाक्त कर दिया है कि जब तक वहां 8 उसमें नहीं होगा तब तक हम उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। मैं इसको दूसरे ढंग से भी देखता हूँ। अच्छा, असम में भी 3 चरण में चुनाव है। असम मुझे थोड़ा-सा इसलिए लगता है कि हिली टेरेन है, वहाँ पे शायद हो, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता था। मतलब ये भी अगर इच्छा शक्ति होती तो असम में भी एक एक राउंड में हो सकता था। क्योंकि आज असम में कोई टेररिज्म या आतंकवादी या इस तरह की कोई समस्या नहीं है। टेरेन की समस्या है, लॉजिस्टिक्स की समस्या है, जो 126 सीट में होना था। मुझे एक उसका काउंटर क्वेश्चन ये लगता है कि दक्षिण भारत में जहां पे बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पे उसी आर्गुमेंट को अगर लें तो वहां सब शांति है और एक दिन में आदमी चुनाव आराम से करा सकता है। और जहां जहां बीजेपी का अस्तित्व है, वहां वहां कुछ अशांति का माहौल, गुंडागर्दी का वो, ये क्यों होता है? मतलब इट हैज टू बी एड्रेस। जहां भी बीजेपी को लगेगा, भाजपा, उसको बीजेपी कहना अच्छा नहीं लगता, भाजपा ठीक ठीक है। अगर हमारा देश भारत है, हमारी पार्टी भाजपा है, उसको बीजेपी क्यों बोले? तो भाजपा की बात करते हैं। जहां भाजपा की जो मूल्य है वो वो मूल्य नहीं है जिस जिस उदात्त भावनाओं से वाजपेयी जी ने उसकी स्थापना की थी, उसमें उस तरह की गुरुता भी नहीं है। अब ये सड़क छाप पार्टी बन गई है, जहां सिर्फ और कम पढ़े लिखे लोग, उनके पास नेतृत्व की बहुत कमी है। पढ़े लिखे लोग के पास, एक अरुण जेटली हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हुआ करते थे। उसके बाद अगर देखें तो जो लोग समझते हैं सोचते हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो ऐसे माहौल में वो जहां भी देखेंगे कि हम लड़ सकते हैं, वहां ऐसी गंदी जमीन तैयार करेंगे, वो ऐसे कीचड़ पैदा करेंगे कि जिसमें वो पनप सके। क्योंकि ये जैसे आडवाणी जी ने कहा था कि वो हम कीचड़ में कमल खिलाएंगे, ठीक है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसका मतलब थोड़ी कि आप देश कीचड़ बना दो कमल खिलाने के लिए। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कमल जो है महत्वपूर्ण है, हम देश को कीचड़ कर दें। अगर अगर उन्होंने बंगाल में, देखिए, अगर हम देश भर में एक दिन चुनाव कर सकते थे तो बंगाल तो देश का एक छोटा हिस्सा है। अगर हमारी आबादी जब जब 60 करोड़ थी, हम चुनाव एक दिन में करते थे, वहां की आबादी 7, 8, 10 करोड़ भी हो गई, तो एक दिन में क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आप 230 बाकी जो है 400 सीटों में कर रहे हो एक दिन में, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये जानबूझ के एक खिलवाड़ हो रहा है, जिससे कि भाजपा कुछ नारों के साथ आई थी
भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा था, बंगाल भी बड़ा मुद्दा था, केरल बड़ा मुद्दा था। इसके पास मुद्दा क्या था कि जहां कैसे जो कि उससे अलग ढंग से सोचते हैं उनको कैसे हटाया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत से साबित हो गया कि इसमें लोकतांत्रिक जो एक स्पिरिट थी वो खत्म हो गई। इसमें एक गुंडागर्दी की स्पिरिट दिखती है हमें, उस नारे में एक गुंडागर्दी की दिखती है। ऐसा बड़े नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप चाहे वो पांडिचेरी देखें या जो मध्य प्रदेश में हुआ उसे देखें, या जो उन्होंने कोशिश की है महाराष्ट्र में उसको देखें, जहां भी गोवा में जो हुआ उसको देखें, अगर चुनाव की सैंक्टिटी नहीं रहेगी कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं हम शासन उस तरह से चलाएंगे, तो पहली बात कि चुनाव की जो प्रक्रिया उसको खराब कर दीजिए, उसको मैनेज कीजिए। योजना, ये जो चुनाव आयोग आपका है उसको आप इंडिपेंडेंट ना रहने दीजिए, उसके ऊपर आप एग्जीक्यूटिव को हावी कर दीजिए। और अगर हार गए तो आप फिर खरीद फरोख्त शुरू कर दीजिए। अपने पास आपके पास पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं जो आपने ट्रांसपेरेंट नहीं रखे हैं। और चूंकि आपके पास आज की तारीख में जो मान लीजिए 40-50% लोग आपके साथ हैं, और कपिल मिश्रा जैसे लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं खुलेआम, वो राज्य को भी धमका सकते हैं, राज्य को अपने साथ लेके चल सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा माहौल आप बनाएंगे तो लोकतंत्र कहाँ तक जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अपोजिशन को खड़ा होना पड़ेगा, और वहां बहुत बड़ी मुश्किल है कि अगर आपका अपोजिशन मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि जिसके पास भी सत्ता होगी वो कोशिश करेगा जिस हद तक जा सके कानूनों की अवहेलना करने में। अब बंगाल में एक चीज जरा और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं 824 सीट की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा आंकड़ों पे इसलिए उलझा हुआ हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वही देख के जो निर्णय हो रहे हैं वो उसको देख के हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, टोटल 824 सीट में बीजेपी के पास 60 सीट असम में थी, 3 सीट बंगाल में थी और 1 सीट केरल में थी। तो टोटल 64 सीट जब इलेक्शन हुए थे। बाद में जो आप जैसा कह रहे हैं वो मॉनिपुलेट या मैनिपुलेट या मसल प्लेट जो भी हुआ, वो एक अलग इशू है, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो उनके पास ये 64 सीट आउट ऑफ दीज 5 स्टेट्स थी। उनके पास लोकसभा की सीट 9 असम में है, 18 वेस्ट बंगाल में है, 27 बाकी जगह उनके पास कोई लोकसभा सीट नहीं। तो जैसे होता नहीं कि मुझे जहां पे मैं स्ट्रांग हूं पहले उसको मुझे ठीक करके रखना है। तो ये जो 8 फेज इन बंगाल और 3 फेज इन असम भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली दिखा रहा है कि जहां पे इनकी स्टेक्स हैं, खास करके बंगाल और असम में, जहां पे 18 और 27 सीट है, 27 सीट इन दोनों को मिला के, वहां पे शायद एक ये भी कारण रहा है उसको 8 फेज करने का। अच्छा, अब आप ये जब कहिए तो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको क्या इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है? इलेक्शन कमीशन में विश्वास है, लेकिन इस मुश्किल क्या है कि जैसा आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं। अब उसके निर्णय के खिलाफ आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उसने जो एक डेट दे दी, तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन? लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सामने सामने मतलब बिना चश्मे के आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसको भी जरा समझना चाहेंगे कि बीजेपी की 18 और 27 वो सीट है, और इसको फेज वाइज करने का कारण, क्योंकि उनके पास कोई बंगाल में लोकल फेज भी नहीं है, उनको बाहर से ही लाके इलेक्शन करना पड़ रहा है। एक तरह से देखें जो अभी अमेरिका के ट्रंप वाले इलेक्शन हुए हैं, इसमें कई चीजें थी जिसका हम एक समानांतर देख सकते हैं देश में। ट्रंप ने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर राज्य में देख, यहाँ बाई कैमरल सिस्टम है, क्योंकि शुरू में लोगों ने कहा कि जो राज्य बड़े हैं उनका प्रतिनिधित्व अलग तरह से होगा। तो बाई कैमरल में एक कॉम्प्रोमाइज ऐसा हुआ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्शन इस तरह होता है कि पहले था कि 30,000 नागरिकों का रिप्रेजेंटेशन एक मेंबर करेगा, आज की तारीख में 6 लाख के आसपास है कम से कम। लेकिन सेनेट में उनको बेसिकली सबको बराबर सीट दी गई, तो सब राज्य के पास 2-2 सीटें हैं। 50 राज्य हैं, 100 सीटें होंगी। अब जब उनके इलेक्शन की बात आई, ट्रंप ने कहा कि इसमें गड़बड़ हुई है, तो बात उनसे पूछी गई भाई अगर गड़बड़ आपके इलेक्शन में हुई है तो फिर सेनेट में भी हुई होगी, कांग्रेस में भी हुई होगी। तो अगर यहां गड़बड़ नहीं हुई तो वहां नहीं हुई, अगर वहां हुई है तो पूरा इलेक्शन ही खराब हो गया।
तो उन्होंने कहा नहीं कांग्रेस को कोई गड़बड़ नहीं, तो फिर राष्ट्रपति भी कैसे होगी? तो इस तरह के सवाल जो है उनपे बहस करना आसान है, जब आप देख रहे हैं कि संस्था वही है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं, उसको एक कायदे से देखा जाता है। अंत में यह तय हुआ कि जहां भी कितने भी उन्होंने विरोध किए, सब जगह तीसरी पार्टी ने देखा, कहा कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के साथ यह है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी कोई अपील ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब यही होता है कि जो भी वो करते हैं वो आप उसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे आप, जैसे ट्रंप करते थे। ट्रंप क्या कर रहे थे कि हर जगह अपने रिप्रेजेंट भेजो, और जो वहां के कांग्रेस में थे उनको समझाओ कि अगर तुम्हारे साथ नहीं दोगे तो अगला चुनाव नहीं जीत पाओगे। उनकी सबसे बड़ी उनकी क्षमता ये है कि वो ट्वीट किया करते थे, अंत में ट्विटर से वो क्षमता ले ली, लेकिन उनकी बात मानने वाले आज भी 25-30% अमेरिकन इस तरह उनके लड़ सकते हैं। तो वो अगर किसी को संदेश भेजेंगे कि भाई ये करोगे तो अगला चुनाव हारना पड़ेगा, तुम्हारा क्या करेंगे, हम तुम्हारा प्राइमरी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। वो बहुत बड़ा खतरा है कि आमतौर पे कांग्रेस जो लड़ता है चुनाव, वो हर 2 साल पे चुनाव लड़ता है, और अगर उसके खिलाफ प्राइमरी कैंडिडेट पार्टी खड़ा कर दे तो अब वो कैंडिडेट बनेगा नहीं, उस पर सवाल खड़ा होता है। तो उनको इस बात से वो डर लगता है कि अगर हमारे सामने कोई प्राइमरी कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये बहुत बड़ा खतरा हर सेनेटर और कांग्रेसमैन के लिए हुआ करता था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है भी तो भी उनको ये खतरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के लिए है, अगर उनको ऐसा खतरा है तो अपने आप उनके फैसले बदल जाएंगे। उसी तरह अगर हमारे सीईसी के मेंबर, उनको सीईसी छोड़ने के बाद दोबारा नौकरी मिल सकती है, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये उनको धमकी दी जाए किसी तरह की, जैसे इंदिरा जी ने किया कि किसी ने गाड़ी में आके चीफ जस्टिस की गाड़ी में कुछ रख दिया, कहा कि बम है। अब इस तरह से अगर आप धमकाओगे लोगों को तो बड़ी मुश्किल होती है, ये तो पता लगता नहीं किसी को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजिशंस हैं उनको मैनिपुलेट करने का तो एक ही तरीका है, मसलपुलेट कीजिए। तो अगर मसलपुलेट कर रहे हैं तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑन द फेस कहना पड़ेगा कि हमारी आस्था चुनाव आयोग में है। लेकिन चुनाव आयोग के जो कदम होंगे, जो करते हैं, वो तो विश्वसनीय होने चाहिए। पीछे क्या होता हम जानते नहीं, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हमने जो भी कहा वो सब एक कल्पना है, लेकिन चुनाव आयोग के अगर कदम ऐसे हो कि जिसपे हम सवाल ना उठा सके तो क्या विश्वास बढ़ेगा। आज की तारीख में चुनाव आयोग ने जो कदम लिए हैं उससे उन पर विश्वास कम होगा और उससे लोकतंत्र में विश्वास कम होगा। ये बात चुनाव आयोग के अध्यक्ष को समझनी चाहिए। मैं एक चीज जरा और आपसे, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे एक नया तंत्र, और जो आप कह रहे हैं ना मसल पुल पुल करना और ये सब मसल पार, एक तंत्र और हो गया है जो जो तंत्र ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तरह तरह के इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब इलेक्शन से आप पहले, जैसे उत्तर प्रदेश में जस्ट इलेक्शन से जस्ट पहले रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बिल्कुल उनको बार बार बुलाया जाने लगा था ईडी के यहाँ, और वो मतलब इलेक्शन से एक महीना पहले वो कभी जयपुर भी कभी और उनको बिठाया जा रहा था। और इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ उनकी सब कुछ, वो पिछले 4 साल से तो कोई जांच मैंने नहीं सुनी। फिर वही बंगाल में अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनकी पत्नी को इलेक्शन, अब क्योंकि दिख रहा था इलेक्शन आ रहा है तो 5-10 दिन पहले सीबीआई और ईडी पहुंच गए। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल ठीक है, बात है कि अगर कोई इस तरह का काम करे तो उसका जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर जांच शुरू हो रही है तो उसको कंक्लूड भी करना चाहिए। या तो वो दोषी पाया जाए या वो दोषी नहीं है। आप उसको इतना करके एक तरह से डरा के बाकी लोगों को आप अपना फिर विड्रॉ कर लेते हैं। इस पे भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या अमेरिका में भी ये होता है? देखिए, जहां भी सत्ता को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजें होंगी, यहां पे उस पर एक अंकुश है। लोकतंत्र चलता है जो चेक्स एंड बैलेंसेस, अंकुश अगर रहेगा तो संतुलन रहेगा। अंकुश खत्म हो गया, असंतुलन अपने आप शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री राजा की तरह व्यवहार करे, उसके ऊपर अंकुश खत्म हो जाए तो एक असंतुलन पैदा होता है। अमेरिकी व्यवस्था में जब भी कुछ ऐसा होता है उसको संतुलित करने के कई तरीके हैं। अब आप देख लीजिए कि आज की तारीख में ट्रंप के ऊपर कई मुकदमे शुरू हो रहे हैं जो कि काफी सोच समझ के शुरू हो रहे हैं। किसी ने एकदम से नहीं किया, वो ये इंडिपेंडेंट लोग कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जॉर्जिया की जो उनसे बात हुई, उनने वो इन्वेस्टिगेशन खोला।
न्यूयॉर्क में जहां वो काम करते थे वहां कई सारी फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं, लेकिन उनको 4 साल निकल जाने दिया गया। अब उनके ऊपर जो ये असर पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनके ऊपर कोई बात आती है तो एक बार सरकार को सोचना पड़ता है कि हम इसको अभी इस पे काम करें कि बाद में करें, क्योंकि अगर अभी करते रहेंगे, सबके ऊपर सारे केसेस तरह चलेंगे, तो लोकतंत्र में विश्वास कम होगा। तो मेरा मानना है कि ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई भी राजनीतिक जो कि सक्रिय राजनीति में है, जो 24 घंटे काम करता है, उसके ऊपर इलेक्शन के चाहे 3 महीने या 6 महीने पहले से लेकर के इलेक्शन के 1-2 महीने बाद तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई एग्जीक्यूटिव ना करे। कुछ ऐसा संतुलन बनाना पड़ेगा हमें। उसके अलावा आप जब वो सांसद हैं या एमएलए वगैरह हैं, तब उनको कुछ ना कुछ संरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना काम ठीक से कर सके। लेकिन उनकी जिम्मेदारी, जैसे वहां से बाहर आते हैं उनके साथ फिर से आप जो जो भी उन्होंने काम किए हैं उसकी आप जांच कीजिए, बैठाइए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट जांच हो, वैसी जांच ना हो जिससे कि लगे हम विच हंट हो रही है। जैसे आपने देखा कि जब चौधरी चरण सिंह ने शायद किया था 1977-78 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की बात हुई थी, वो या देवीलाल जी थे, चरण सिंह जी थे, कोई जो भी गृह मंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया। उसका कितना असर पड़ा कि उसी दिन से लोग कहते हैं कि कांग्रेस की वापसी शुरू हो गई, क्योंकि आप नेताओं के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब आप दूसरा उसका पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनमें से आधे से ज्यादा उनका अपना बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, इसे हम एक क्या बोलेंगे सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में उसमें कैसे इसके साथ व्यवहार करेंगे, ये तय करेगा कि हमारी व्यवस्था कैसे मजबूत होती है। देखिए, मुश्किल डेमोक्रेसी में यह है कि जब राजा था तो राजा के पास एक भगवान का दिया हुआ अधिकार था, लेकिन जब प्रजातंत्र आता है, ये प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि प्रजा होती है राजा के साथ, ये लोकतंत्र है। प्रजातंत्र में आप फिर भी कह सकते हो कि राजा की ज्यादा महत्ता है, लोकतंत्र में हर नागरिक एक दूसरे के बराबर है। उस लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि जिस किसी भी तरह से जहां सिस्टम का अब्यूज हो सकता है उसे रोकने के तरीके निकालना पड़ेंगे, और अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं, ईडी, सीबीआई और तमाम जो इनकम टैक्स वगैरह रेट्स वगैरह जो कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं, वो भी जानते हैं, जब वो विपक्ष में होंगे उनके साथ यही होगा। अगर आप ऐसी परंपरा बनाओगे तो उसका नुकसान तो आपको भी बाद में होगा, फिर आप वही चिल्लाओगे। तो भाजपा के पास बड़ा भोपू था, वो काफी सामरिक तरीके से चल रहे थे, और कांग्रेस में लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर कांग्रेस की लीडरशिप होती तो ये नौबत ही नहीं आती। उससे तय करना होगा, लेकिन हमें विपक्ष तो चाहिए। वो विपक्ष हम लोग कैसे तय करेंगे, ये हमारी ये कहीं कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। वो कैसे हम तय करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, और हम लोग उलझ गए हैं आज की चीजों में। हमें देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या पड़ रहा है 5 साल 10 साल, अगले 20-25 सालों में हम कैसा देश छोड़ रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए, इसके लिए सोचना पड़ेगा हमें। ये सवाल हम नहीं करते। मैं चूंकि समय वो हो रहा है, मैं अंतिम प्रश्न जल्दी से आपसे संक्षेप में पूछ लूं। एक और अमेरिकन जो आपकी डेमोक्रेसी है, जो वहां पे लोकतंत्र है, उसकी एक बहुत अच्छी चीज ये लगती है कि जब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बेसिक इश्यूज पे अपना व्यूज रखते हैं कि जैसे वीसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक वो कैसे होगा, हम किस तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ वो चीजें बिल्कुल गायब है। मैं आज जिस चैनल पे था, वहां पे जो भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में, वो 40-45 मिनट की डिबेट होती है, 4-5 लोग होते हैं, एक आदमी को 4-5-7 मिनट मिलता है। उन्होंने सबसे पहले चाइना पाकिस्तान नाम लिया, उन्होंने एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक नाम लिया, उन्होंने धारा 370 का नाम लिया, और ये सब व्यवस्था करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हूं तो मैं तो भाई किसी से चाहूंगा कि आपका किसान आंदोलन जो चल रहा है या किसान बिल है, उसमें आप, एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा। एक सरकार कहती है बहुत अच्छा बिल है,
तो अपनी सरकार अपनी बात रखे वो। ये इश्यूज को कब तक हम लोग, मतलब डेमोक्रेसी में जब तक आप इश्यूज, इमोशनल इश्यूज पे इलेक्शन लड़ते रहेंगे तो यही सब होगा। देखिए, जिंगोइज्म इससे कहते हैं ना, और या पॉपुलिज्म, जिंगोइज्म, ये सब जब हम असली मुद्दों बात नहीं करना चाहते और हमको डिफ्लेक्ट करते हैं, उसका उसकी एक ही वजह है कि हम सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और लोग, हम देखेंगे, अगर आप देखो, हम लोग किसी रीजनिंग के लिए कितने लोग काबिल हैं, उसके लिए 1, 2, 3% लोग काबिल होंगे जो रीजन कर सकते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, वो इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप देखें एक नेता, कितने नेता हमारे देश के ऐसे थे जिनके गुजरने पे लोग गाड़ियों पे बैठ के कितनों ने अपनी 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 जान दे दी। ऐसा क्यों होता है? वो अपनी जान अपने परिवार के लिए देंगे, लेकिन जिस नेता से उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई है उसके लिए जान दे रखते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नेता का रिश्ता जो है अपने लोगों से एक अजीब सा रिश्ता है, जहां पे लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं, जो जान अपने परिवार वालों के लिए देंगे, अपने बेटियों के लिए नहीं देंगे, अपने भाई बहनों के लिए नहीं देंगे। वो तो नेता का जो एक रिश्ता अजीब सा है लोगों से, पहली बात तो ये। तो अगर हमें उसको ठीक करना है तो एक तरह से देश में एक नया आंदोलन चाहिए, लोकतंत्र के लिए ही आंदोलन चाहिए। आपने सिलसिला शुरू किया, वो भी रास्ता भटक गया, और कोई नया आंदोलन चला नहीं है। जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो शुरू इसीलिए हुई कि वो उस समय जो पार्टी सत्ता में थी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहती थी। इसी तरह देश में तमाम पार्टियां पैदा हुई, लेकिन उनके नेताओं में एक क्षमता थी कि वो अपनी बात पहुंचा के खुद महत्वपूर्ण बन जाए, खुद सत्ता में रहे, लेकिन और जनता को उनमें विश्वास था। एक इमोशनल रिश्ता बना। वही इमोशनल रिश्ता जम्मू कश्मीर, अल्पसंख्यक, मुसलमान, केरल, बंगाल, इन सब पे आपने अगर जाके जोड़ दिया तो देश तो वैसा बन जाएगा फिर। तो अगर आप 7 साल में देखें, भाजपा की उपलब्धि की बात करें, तो एक जो सोशल फैब्रिक था वो एकदम से फट गया है। जो एक समरसता थी, वहां बहुत फर्क पड़ा है। आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल राजनीति को मैनिपुलेट करने के लिए किया, तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था पर चोट आएगी। मैं पहले कहा करता, जब मैं अखबार चलाता था तब कहता था, भाई हम लोग मनुष्य जो है 3 चीजों पे, 3 ताकतें उसको आगे बढ़ाती हैं। उन तीनों में अगर हम सत्ता का उपयोग सत्ता के लिए करेंगे तो ठीक है, लेकिन सत्ता का उपयोग अगर पैसे के लिए करेंगे तो वो भ्रष्टाचार है। पैसे का उपयोग पैसे के लिए करेंगे तो ठीक है, पैसे का उपयोग सत्ता के लिए करेंगे तो भ्रष्टाचार है। तो ये जो रिश्ते हैं, ये जो साइलोज बनाने पड़ते हैं, इसलिए एक जो कॉन्सेप्ट चाइनीज वॉल का है, जो कॉन्सेप्ट सीमाओं का है, जो जो दायरे बनाने की बात है, वो हमें तय करनी पड़ेगी। हर हर चीज में दायरे में रख के करेंगे तो हम सब ठीक रहेंगे। दायरे से हमेशा निकलने की बात करेंगे या उनको वो सीमाएं तोड़ देंगे तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। जैसे कि बहुत बड़ी चीज है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इनकी जो सीमाएं हैं वो लागनी नहीं चाहिए। आज की तारीख में लगता है कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव हिस्सा बन गई, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा वो मानना नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि जुडिशरी की अपनी जगह है, एग्जीक्यूटिव की जगह है, और दोनों की सीमाएं इस तरह हैं कि कहीं छूती होंगी लेकिन क्रॉस नहीं करती। और उस तरह लेजिस्लेचर भी है, उस तरह मीडिया भी है। तो अगर ये चारों खंभे हम उनको संतुलित नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र तो नहीं चलने वाला है। आज की तारीख में मुझे लगता है प्रधानमंत्री राजा बन गया है, और उसके जो फैसले हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। उससे जो असंतुलन बना है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका में अपनी तरह से उसका यहाँ रोज बहस होती है, रोज नया संतुलन बनता है, लेकिन एक जो सीमा संविधान की है वो हमेशा बरकरार रहती है। मुझे याद आता है नरेंद्र भाई कहा करते थे, संविधान की सीमा का उल्लंघन किए बिना मैं जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। लेकिन उन्होंने उसकी जो एक मर्यादा जो है उस पर पता नहीं उनके ही आने के बाद बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कर रहे हैं
या उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन पिछले 7 साल में जो संविधान की मर्यादा पे जो सवाल खड़े हुए हैं, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे जो सवाल खड़े हुए हैं, जो मीडिया को आज से उसने गोदी में दिया लोग कहते हैं, ये जो उनकी जो उपलब्धियां हैं वो लोकतंत्र मजबूत नहीं कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी ज्वाइन करने के लिए। ये देश परदेश का वो था, तो साइन ऑफ आप ही कर लीजिए, देश परदेश आपका शो है। लेट अस अगले। चलिए, जी आज का देश प्रदेश हम आनंद जी के साथ बात करने में गुजारा हमने। अगली शनिवार 5 बजे फिर मिलेंगे।